आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जॉब अड्डा एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी के टॉप 25 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जितने भी सारे प्रश्न उठाए गए हैं लगातार 15 सालों से हर एग्ज़ाम में एवरग्रीन बने हुए हैं। यानी 15 सालों से लगातार हर एग्ज़ाम ये प्रश्न आते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को लगाएं और इसमें आपके कितने मार्क्स आते हैं आप लोग ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें जो कट ऑफ रखा गया है वो 15 मार्क्स का कट ऑफ रखा गया है। जो लोग इसके क्रॉस करते हैं उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, और जो लोग इसमें पीछे रह जाते हैं उनको तैयारी करने की कुछ और ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए इस प्रश्न को लगाते हैं। और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर दें। और इसको जितना शेयर करना चाहें आप लोग शेयर कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो भी आपको सवाल पूछना है आप लोग कमेंट बॉक्स में आपको पूछ सकते हैं, जो भी सवाल पूछना है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल पे, और उसका राइट आंसर क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर दें। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपने पहले सवाल पे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है और आप लोग खुद से भी आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एलिजा एम्पे थे। और आप लोग कन्फ्यूजन हो रहे होंगे कि 1862 में क्या हुआ था। तो 1862 में 3 उच्च न्यायालय बनाए गए थे, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। ये सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, ना कि उच्च न्यायालय की। तो आप लोग कन्फ्यूजन इसमें मत होइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित होती है? तो आपके सामने 4 अधिनियम दिए हुए हैं, इसमें से आपको एक राइट ऑप्शन चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति को अध्यादेश जो जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है, और ये अधिनियम जो है वो 1935 की धारा 42 के अंतर्गत की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला है, इनमें से आपको बताना है कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आपको एक राइट ऑप्शन चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विलियम वुड। विलियम वुड जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। 3 सदस्य थे, एस्टोबर्ट क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। जो एस्टोबर्ट क्रिप्स थे इसके अध्यक्ष थे, और 2 जो थे इनके सहयोगी थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विलियम वुड। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर सवाल है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सरदार पटेल। सरदार पटेल जो थे मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में। तो आपको बताना है कि ब्रिटिश जो संसदीय प्रणाली है और भारतीय जो संसद प्रणाली है उनमें क्या भिन्नता है। आपको दोनों में भिन्नता आपको पहचाननी है। 4 ऑप्शन दिए गए और उनमें से एक जो है वो भिन्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यायिक पुनर्लोकन की प्रणाली। जो भारतीय जो संसदीय प्रणाली है और ब्रिटेन संसदीय प्रणाली है उसमें न्यायिक पुनर्लोकन की प्रणाली भारत में है, जबकि ब्रिटेन में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्लोकन की बात कही गई है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं है। अतः भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है 6 नंबर, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितनी अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो आपके मूल संविधान की बात कही गई है, यानी कि जब संविधान का गठन हुआ था उस समय की बात कही गई है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। उस समय 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अभी वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगर आप कहीं पर देखें कि 400 कुछ प्लस अनुच्छेद, तो वो 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन जैसे 3 का क, 4 का ए, ऐसे करके 400 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? सही है, आपको बताना कि इसमें से कौन सा जो है सुमेल वो सही है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुच्छेद जो 352 है वो आपात स्थिति की घोषणा करता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो गलत है। अनुच्छेद जो 17 है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की बात कही गई है, छुआछूत की बात कही गई है। और अनुच्छेद जो 78 है उसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का जो है कर्तव्य वर्णन किया गया अनुच्छेद 78 में। और अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की बात कही गई है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो अगले सवाल पे हम लोग पढ़ते हैं। अगला सवाल है, शिक्षा जो परम बेराज सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, कब किया गया और किस संविधान संशोधन के अनुसार किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको राज सूची से समवर्ती सूची में किया गया है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। शिक्षा का प्रारंभ में राज सूची का विषय था, किंतु संघ राज्य दोनों के लिए इसे महत्वपूर्ण देखते हुए इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक मैच नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग आसानी से चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको देखिए कौन कौन सा मैच करता है, उसमें से आप लोग को जो मैच करता है उसको आप लोग अलग छाट दें। आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, आपको आंसर अपने आप मालूम चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान के भाग 4A में है, ना कि संविधान के भाग 6A में। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6A दिया गया है और जो है वो 4A में दिया गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अभी फ़िलहाल अभी जो बिहार में एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में बिहार SI का भी बिहार में SI का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो कंफ्यूज हो गए थे कि इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसका आंसर मालूम नहीं था। तो आप इसको देखिए ध्यान से, इसको प्रश्न को देखिए। भारत के संविधान की, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम कब लिया गया था। तो UPPCS प्री का ये सेट है, 2018 में लिया गया था और 2020 में यहाँ बिहार जो SI का एग्ज़ाम हो उसमें दिया गया था। तो आप लोग पिछले जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग इस सेट को पूरा देखिए और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं आप लोग उसको भी शेयर करें। और टोटल जो क्वेश्चन है उसका PDF में मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, उसको भी आप डाउनलोड करके उसको अच्छे से एक बार और पढ़ लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान में, यहाँ पर दिए गए भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता और समानता और भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं एक ही प्रश्न कितने एग्जाम में पूछा गया, और ये स्टैंडर्ड एग्जाम में यहाँ पर बस टाइप मैं किया हूँ, और बाकी बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इस प्रश्न को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला गया कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा गया है। तो इसमें आप लोग बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूजन होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा या उद्देशिका होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्रश्न में दिया रहेगा कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो तब जाकर आपका जो आंसर होगा वो बी होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर आपको सभी
संविधान में अगर प्रश्न में अगर भीमराव अंबेडकर नहीं दिया है तो आपका जो आंसर जाएगा वो उद्देशिका जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो वो उद्देशिका है। और भीमराव अंबेडकर के लेकर प्रश्न बनता है तो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको राइट आंसर चूज करना होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, आप लोग इसको याद कीजिएगा। अगला सवाल है, भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 26 जनवरी 1950। सारनाथ जो है अभी फिलहाल वाराणसी में है और अशोक के सी स्तंभ से इसको लिया गया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, इसमें काफ़ी दोस्त कन्फ्यूजन होंगे, तो आप लोग को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इस प्रश्न को मैंने इसमें लिया हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। भारत के कितने संघ शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में पूछा गया कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत में 9 संघ शासित प्रदेश हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। जम्मू और कश्मीर जो है वो एक लद्दाख हो गया और एक जम्मू कश्मीर, तो 2 अभी यूनियन टेरिटरी में विभक्त हुए, तो 9 अभी हो गए हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से निर्माण का सही आरोही क्रम आपको सजाना है, यानी कि कौन सा राज्य पहले और कौन सा राज्य बाद में उनका गठन हुआ है। तो आप लोग इसको एक बार जरूर देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड की जो स्थापना हुई थी वो 1963 में हुई थी। मेघालय की जो स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी। सिक्किम की स्थापना 1975 और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना सबसे लास्ट 1987 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको आप लोग एक बार जरूर देख लें। सारे जितने भी सारे राज्य का गठन है उसमें ये दिया हुआ है। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा संविधान का अनुच्छेद 19A के तहत कोई भी व्यक्ति अपने भवन पर तिरंगा झंडा फहरा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा ए और सी दोनों में, यानी संविधान की प्रस्तावना में पाया जाता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। 17 नंबर जो सवाल है हम लोग का कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, यानी गैर नागरिकों को भी भारतीय संविधान में वो जो शक्ति है वो प्रदान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक निकारण का अधिकार विदेशी नागरिकों के भी है और जो 3 प्रकार के अधिकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश में किसी भी भाग में घूमने एवं बसने की अधिकार और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 18 नंबर सवाल हम लोग का है कि भारत की जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो इस प्रश्न में थोड़ा सा टर्म इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो भारत की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है, भले ही नाम मात्र का होता है, लेकिन कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर आपके प्रश्न में पूछा जाए कि भारत की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो वास्तविक अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो है, दोस्तों इस सेट में वैसे प्रश्न लिए गए हैं जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करते हों। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वैसे प्रश्न उठाए गए हैं जो आपको कन्फ्यूजन, जो लगता है कि इसका आंसर ये होगा लेकिन हो जाता है कुछ और। तो वैसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, जो वहाँ पर जो सेटर होता है, जो एग्ज़ाम लेता है, वो भी उसी प्रकार के प्रश्न सेट करता है जिसमें जो बच्चे हैं वो फंसते हों। तो मैंने भी इस सेट में वैसे ही प्रश्न को इंक्लूड किया है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा
क्योंकि ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी मेहनत के बाद बनाई गई है। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि मेहनत काफ़ी लगी है दोस्तों। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी प्रश्न को इकट्ठा करना पड़ा है और क्वेश्चन को टाइप करने में काफ़ी समय लगा है। तो प्लीज़ आपको इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगले टॉपिक पर किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। मैं आप पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो पूरा मतलब कि जो भी आप लोग वीडियो की मांग करें मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि मंत्रिमंडल शब्द दिया गया है का प्रयोग एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो है कब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत प्रथम बार मंत्रिमंडल का प्रयोग हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है और वो हुआ है 352 खंड 3 के अनुसार। इसके अनुसार राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा तभी कर सकेंगे जब संघ का जो मंत्रिमंडल होता है वो लिखित रूप से ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को सूचित करे। तो एक ही बार हुआ है और जो मंत्रिमंडल है वो अनुच्छेद 74 के अनुसार है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में कईयों बार ये एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है और मैंने आपको कुछ और बता दिया। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक है वो किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 21 का, अनुच्छेद 110 के अनुसार। नेक्स्ट है, एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि उसमें संबंधित प्रावधान शामिल है। तो आपको इसका राइट आंसर चूज करना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी भारत सरकार के उधार लेने का उसमें नियमन हो और भारत में समेकित निधि की निगरानी की बात कही गई हो और किसी राज्य के खाते लेखों की लेखा परीक्षण किया गया हो। तो उन सभी को उसमें शामिल किया गया है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, जो 23 नंबर सवाल है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक जो है वो निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। तो इसमें आपको एक चूज करना है राइट आंसर। तो 23 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो उपस्थित तथा मत देने वाले सभी सदस्यों का साधारण बहुमत द्वारा इसको पारित किया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न जो आया है वो IS प्री 2015 में एक प्रश्न आया हुआ है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। कहाँ होना आवश्यक है, किसी राज्यपाल के द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन कहाँ पर होता है। तो आपको इसका राइट आंसर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्य की विधायिका द्वारा राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, निम्नलिखित में से कौन सा रीट न्यायालय की कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जब निचला सदन न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर यदि कोई काम करता है, जब निचला सदन होता है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, वो अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर कोई काम करता है तो ऊपरी न्यायालय जो होता है उससे ऊपरी जो न्यायालय होता है उसको प्रतिषेध रिट जारी करता है कि आपके अधिकार क्षेत्र में काम नहीं आता है, आप जो है इसके बारे में कुछ निर्णय ना दें। तो प्रतिषेध इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
तो दोस्तों ये टोटल 25 प्रश्न थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसके बारे में ज़रूर बताएं, और अगला जो टॉपिक है किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए और किस प्रकार के आपके प्रश्न चाहिए तो आप लोग उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर कहीं से भी आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही आपके हमेशा इस चैनल पर आपको वीडियो अपलोड होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।